हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम क्लास 7th के यानी कि विज्ञान सब्जेक्ट के अध्याय 2 प्राणियों में पोषण पढ़ेंगे। हम अध्याय 1 पढ़ चुके अपने चैनल पे। ठीक है, आज हम अध्याय 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम एक एक लाइन को बहुत अच्छे से और अच्छे कॉन्सेप्ट और डीपली में आप लोग को पढ़ाऊंगी। ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होगा। ठीक है, तो पहला है, बोल रहे आपने अध्याय 1 में पढ़ा है कि जो पादप होते हैं यानी कि जो पौधे होते हैं अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बनाते हैं। अब आप पूछेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो अध्याय हम लोग 1 में पढ़े हैं। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़े तो हम आपको शॉर्टकट में बता दें। जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ठीक है, वो हम अध्याय 1 में पढ़ चुके हैं। परंतु जो प्राणी होते हैं, जो जंतु होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, मनुष्य होते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। यानी कि क्या नहीं कर सकते, तो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधे से प्राप्त करता है। यानी कि जो प्राणी होता है, जो जीव होते हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर निर्भर होता है, तो वो पौधे पर निर्भर होता है। ठीक है, यानी कि पौधे से अपना भोजन प्राप्त करता है। जब तक पेड़ पौधे हैं तब तक हम हैं, क्योंकि जब तक कृषि हो रहा है तो ही कृषि के माध्यम से हमारे तक क्या हो रहा है, भोजन पहुंच रहा है। ठीक है, कुछ प्राणी सीधे ही पौधे का भक्षण करते हैं। ठीक है, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बना लेते हैं। जो जो कुछ प्राणी होते हैं वो क्या करते हैं, वो सीधे पेड़ पौधों को खा लेते हैं। जैसे कि धनिया हो गया, धनी का पत्ता क्या है, उसको हम डायरेक्टली खा लेते हैं। उस पर कोई फल या कोई बीज नहीं बनता है। ठीक है, उसको हम डायरेक्टली खाते हैं। लेकिन कई उन जंतुओं का क्या होता है, अपना कोई आहार बना लेता है। ठीक है, जो पौधों को खाते हैं। ठीक है, कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों खाते हैं। मतलब ये बोल रहा है कि जो कुछ प्राणी होते हैं वो क्या करते हैं, वो कभी कभी पौधे को खाते हैं, यानी कि जो पेड़ पौधे से जो भोजन मिलता है उसे खाते हैं। और कुछ कुछ जंतु हो जो तो सीधे जानवर को खा लेते हैं। जैसे कि मनुष्य को ले लीजिए, मनुष्य क्या है, मनुष्य पेड़ पौधे को के फल को भी खाते हैं और क्या करते हैं, और जीव जंतु को भी खाते हैं। जैसे कोई शाकाहारी और मांसाहारी होता है और कोई सर्वहारी, यानी कि दोनों होता है। वही यहाँ पे बोल रहा है कि कोई कोई जंतु को पौधे को खाता है, तो कोई कोई जंतु को, और जो होते हैं पौधे और जंतु दोनों को खा लेते हैं। ठीक है, याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। याद रखिए कि जो मनुष्य होते हैं उनको स्वस्थ रहने के लिए, उन्हें वृद्धि करने के लिए, उन्हें गतिशील बनाए के रखने के लिए, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए उन्हें खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। प्राणियों के पोषण में पोषण तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्गत भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित होती है। ये बोल रहा है कि जो प्राणी होते हैं, अगर वो जब पेड़ पौधे से अपना भोजन बनाते हैं तो उनमें क्या होता है, तो भोजन के दौरान पोषक तत्वों के आहार अंतर्गत उसमें शामिल होते हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि खाद्य भोजन के अनेक घटक है। जो खाद्य होते हैं वो क्या होते हैं, भोजन के अन्य घटक होते हैं। जैसे कि भोजन के घटक कौन कौन है, तो हम इसी के क्लास 7 के विज्ञान के चैप्टर अध्याय में 1 में पढ़ चुके हैं कि भोजन के कौन कौन घटक होते हैं। तो भोजन के घटक हमारे जैसे कि प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, वसा हो गए, खनिज हो गए, ये सब क्या हुई हमारे भोजन के घटक होते हैं। ठीक है, तो वो सब क्या करते हैं, उसमें इस बॉक्स में आपको लिखना है कि भोजन के कौन कौन घटक होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो ये हमारे जटिल पदार्थ हैं। ठीक है, अनेक जंतु इन जटिल पदार्थ का उपयोग सीधे इस रूप में नहीं कर सकते, अतः इन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है। यानी कि बोल रहा है कि जो जो कुछ प्राणी होते हैं वो जटिल पदार्थ को, यानी कि जटिल पदार्थ कौन होता है, जटिल पदार्थ हमारे कार्बोहाइड्रेट हो गए, उसे हम सीधे रूप से अपने अंदर ग्रहण नहीं कर सकते हैं। यानी कि जटिल पदार्थ कहने का मतलब है जैसे घास फूस हो गया। ठीक है, तो उसे गलाना पड़ता है, तो भी उसे क्या करते हैं, गला के उसे हम सब्जी बना के उसे हम खाते हैं, डायरेक्टली उसे हम चिबा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो क्या वो जटिल पदार्थ होगा। ठीक है, जैसे निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है जटिल खाद्य पदार्थ का सरल पदार्थ में, जैसे देखिए यहाँ पे दिखाया गया जैसे कि जटिल पदार्थ है। ठीक है, इस जटिल पदार्थ को हम सरल पदार्थ में बनाए हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा है परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है। क्या होता है, जटिल
पदार्थ को सरल पदार्थ में परिवर्तन होना या टूटना, यानी कि परिवर्तित हो गया, यानी कि ज्यादा जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ में परिवर्तित हो गया या उससे टूट गया, वो क्या होता है, वो हमारा टूटना कहलाता है, यानी कि विखंडन कहलाता है। ठीक है, तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, हम पाचन कहते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि पाचन किसे कहते हैं, तो आप बोलिएगा कि जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में परिवर्तित कर देना या टूटना क्या कहलाता है, विखंडन कहलाता है। और इसी क्रिया को क्या कहते हैं, हम प्रक्रम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हम इसी प्रक्रम को पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं, इस प्रक्रम को हम पाचन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है 2.1 पढ़ेंगे। क्या लिखा है इसमें, खाद्य अंतर्गत के विभिन्न विधियां। ठीक है, विभिन्न विधियां क्या है, तो भोजन के अंत ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी। मरमर पक्षी कौन सा है, तो हिमंग बर्ड। क्या है मरमर पक्षी, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि मरमर पक्षी क्या है, तो मरमर पक्षी कौन सा है, तो हिमंग बर्ड है। क्या है, हिमंग बर्ड। ये पौधों का मकरंद चूसते हैं। क्या करते हैं, पौधों का जो मकरंद होता है, पौधे में जो मकरंद होता है उसे क्या करते हैं, उसे चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। जो मानव होते हैं, कुछ अन्य जंतुओं होते हैं, वो क्या करते हैं, माँ का दूध पीते हैं। और जैसे पौधे होते हैं क्या करते हैं, वो मकरंद को चूसते हैं। लेकिन कुछ कुछ जो जीव होते हैं, जैसे कि हम मनुष्य हो गए, वो किसका दूध पीते हैं, तो हम माँ का दूध पीते हैं। ठीक है, यानी कि अजगर जैसे सर्प, यानी कि जो सांप होते हैं, वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। लेकिन देखिए, जैसे कि कुछ अजगर जैसे कुछ सांप होते हैं, वो अपने वंश के प्रजाति को, मतलब वो उनको जो वंश है उसके प्रजाति को क्या करते हैं, वो शिकार के रूप में उन्हें डायरेक्टली क्या करते हैं, निगल जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने डॉल्फिन वगैरह देखा होगा, तो क्या करते हैं, वो जो मनुष्य होते हैं, बड़े बड़े समुद्र में जो डॉल्फिन वगैरह ये सब मछलियां होती है, वो क्या करते हैं, मनुष्य को डायरेक्टली अपने अंदर लील जाती है। कुछ वैसे ही ये भी बोलना चाहता है। ठीक है, कुछ जटिल प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छान कर उनका भक्षण करते हैं। लेकिन देखिए, कुछ कुछ जो जलीय प्राणी होते हैं, जैसे जलीय जीव जंतु होते हैं, वो अपने आसपास के तैरते हुए जो खाद्य कण होते हैं, मतलब जो कणें होती है उसके खाने योग्य, उन्हें क्या करते हैं, अपने अंदर छान लेते हैं और छानने के बाद अपने अंदर उनका भक्षण करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है। ठीक है, क्रियाकलाप में क्या बोल रहा है, थोड़ा सा देख लेंगे हम। जैसे देखिए, सारणी 2.1 में दिए गए जंतुओं के भोजन के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की विधि कौन सी, आपने बताइए। मतलब देखिए, जैसे कि जंतु का यहाँ पे नाम दिया गया है। ठीक है, जैसे कि घेंघा क्या है, घोंघा, चींटी, चील, मरमर पक्षी, जू, मच्छर, तितली, मक्खी। क्या बोल रहा है, इनका आहार का प्रकार, मतलब ये क्या आहार करते हैं, मतलब क्या ग्रहण करते हैं। ठीक है, और यह किस प्रकार करते हैं, वो इन्हें इसमें लिखना है। ठीक है, तो ये आपके होमवर्क में हो गया। अगर आपको समझ में आए तो लिखिएगा, वरना ये छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये क्रियाकलाप है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे मानव में पाचन। क्या बोल रहा है, मानव में पाचन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये दिया गया है एक अद्भुत सत्य। यहाँ पे अद्भुत सत्य दिया था, ये भी देख लेंगे हम। ठीक है, बोल रहा है स्टार फिश, जो स्टार फिश होती है, जो समुद्र में स्टार फिश होते हैं, ताड़ा मछली, आप नाम सुनेंगे, ताड़ा मछली, स्टार फिश कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। जो ये स्टार फिश होती है, यानी ताड़ा जो मछली होती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच जो होते हैं, कवच वाले जंतु क्या करती है, उनका आहार बनाती है, अपना भोजन बनाती है। कवच खोलने के बाद ये अपने मुख से अपना अमाशय बाहर निकालती है। अपना जो इनका मुख होता है, मुख से क्या करता है, अमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। जो इनका जंतु होती है उसके कोमल भाग को क्या करती है, खाती है। अमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। देखिए, हम आपको बताएंगे आगे चल के कि अमाशय क्या है। ठीक है, और आहार नाल क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि वो क्या करती है, पहले अमाशय उनके शरीर में चला जाता है और उसके बाद धीरे धीरे इनका जो आहार होता है, भोजन करती है जो, वो धीरे धीरे क्या करता है, पचता है। ठीक है, कैसे कैसे पचता है, क्या होता है, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है कि मानव में पाचन क्या होता है, यानी कि मनुष्य में पाचन, जब मनुष्य अपना भोजन करते हैं तो किस प्रकार वो उन्हें पचता है। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। जैसे कि हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने मुख के द्वारा, यानी कि मुख द्वारा भोजन को अंतर ग्रहण कर, मतलब अंदर देते हैं। ठीक है, इसे
पचाते हैं, इसे क्या करते हैं, पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। यानी कि सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम भोजन को अपने मुंह से अंदर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसे हम क्या करते हैं, पचाते हैं और फिर इसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पाचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। और देखिए जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, जो पच जाता है वो क्या होता है, वो हमारे पेट में रह जाता है, लेकिन जो नहीं पचता है वो मल द्वार के द्वारा क्या होता है, निष्कासित हो जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है, ठीक है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन क्या होता है? क्या आपने कभी जानने का कोशिश किया है कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो क्या होता है, शरीर में अंदर, शरीर के अंदर क्या होता है, उसका क्या काम होता है, वो कैसे रहता है, ठीक है। भोजन एक सतत नली से जुड़ा होता है, जो भोजन होता है वो सतत नली के द्वारा जुड़ा होता है, जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाता है। क्या होता है, मुख गुहिका जो होता है, जो मुंह होता है, उससे क्या होता है, उससे जाते जाते हमारे गुदा तक जाता है, ठीक है, यानी कि मल द्वार तक जाता है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। इस नली को क्या करते हैं, विभिन्न भागों में बांटते हैं। पहले याद रखिए, मुख गोहिका पहले क्या है, मुख गोहिका, दूसरा ग्रास नली, दूसरा क्या है, ग्रास नली, और तीसरा तीसरा है अमाशय। यानी कि पहला है मुख गुहिका, दूसरा है ग्रास नली या ग्रसिका, ठीक है। उसके बाद है अमाशय, चौथा है क्षुद्रांत यानी छोटी आंत, और उसके बाद चौथा है विच्छाद्र यानी बड़ी आंत, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि हमारा भोजन कैसे जाता है, तो कोई भी पूछेगा तो बोलिए कि पहले मुख द्वार के यानी कि मुख गोहिका से होते हुए ग्रास नली तक जाता है, ग्रास नली से होते हुए अमाशय तक जाता है, अमाशय से होते हुए छोटी आंत तक जाता है, छोटी आंत को क्षुद्रांत कहते हैं, और बड़ी आंत को बीहदारत कहते हैं, ठीक है। यानी कि मुख गुहिका से जाते हुए ग्रस नली तक जाता है, उसके बाद अमाशय में जाता है, उसके बाद छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत तक जाता है, जो अमाशय से जुड़ा होता है, ठीक है, तथा जो छाठा होता है मल द्वार से गुदा तक निकल जाता है, ठीक है। यानी कि फिर से सुन लीजिए, अगर आपसे कोई पूछे कि हम भोजन ग्रहण करते हैं वो किस किस माध्यम से हमारे कहाँ तक जाता है, अंतिम कहाँ तक जाता है, तो हम पहले बोलेंगे कि सबसे पहले हम भोजन को अपने मुख के से ग्रहण करते हैं, मुख गुहिका से ग्रास नली तक जाता है, ग्रास नली से अमाशय तक जाता है, अमाशय से छोटी आंत तक, छोटी आंत से बड़ी आंत तक, उसके बाद मल द्वार तक जाते हुए क्या होता है, गुदा से निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है, ये सभी भाग मिलकर आहार नाल यानी कि पाचन नली का निर्माण करते हैं। ये सब भाग मिलकर ही क्या करते हैं, पाचन नली का निर्माण करते हैं। यानी कि ये सब भाग हमारे पेट जो होते हैं, ये जो पेट होते हैं, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे भोजन विभिन्न जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता है। यानी कि भोजन इन क्रिया द्वारा क्या होता है, गुजरता है, ठीक है। अमाशय की आंतरिक भित्ति यानी क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियां जैसे कि लाल ग्रंथि यानी कि यकृत कोमा यकृत अग्न्याशय पाचन रस स्रावित करते हैं। यानी कि ये बोल अमाशय की जो अमाशय है, हमारा अमाशय क्या है, जैसे देखिए हम आपको बताए थे कि ग्रास नली के बाद क्या होता है, ग्रास नली के बाद अमाशय होता है, ठीक है। उसी के बाद बोल रहा है कि जो अमाशय है कि इसकी आंतरिक जो भित्ति होती है, मतलब क्षुद्रांश कहने का मतलब है यहाँ पे छोटी आंत, तथा आहार नाल से संबंधित विभिन्न ग्रंथियां जो होती है, जैसे कि लाल ग्रंथि का पहला क्या नाम है, लाल ग्रंथि, यकृत, अग्न्याशय, ये पाचन रस स्रावित करते हैं। ये सब क्या करते हैं, पाचन रस स्रावित करते हैं। यानी कोई आपसे पूछे कि पाचन रस स्रावित कौन कौन से ग्रंथि करते हैं, तो आप बताइएगा उन्हें, लाल ग्रंथि, यकृत और अग्न्याशय पाचन रस का स्रावित करते हैं, ठीक है। पाचन रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देता है। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं, और ये सभी ग्रंथियां मिलकर क्या बनते हैं, ये सभी ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए आपको हम बता दिए पाचन कैसे कैसे होता है, ठीक है, भोजन कहाँ से कहाँ तक जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बता दिए कि जो उसके अग्न्याशय है वो कौन कौन से ग्रंथियां मिलके हमारे पाचन रस जो होते हैं उसे स्रावित करता है, और जो ये स्रावित होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको चित्र के माध्यम से बताया है, ठीक है। जैसे कि देखिए
ये देखिए ये हमारा मुंह होता है, ठीक है, क्या होता है, मुख गुहिका होता है। मुख गुहिका में क्या होता है, देखिए मुख गुहिका होता है, इसमें लाल ग्रंथियां होती है, जैसे कि देखे होंगे आप मुख, जैसे कि लाल ग्रंथियां होती है, जैसे कि सोने के बाद हमारे मुख से क्या होता है, लाल ग्रंथियां निकलता है। कभी कभी किसी का ज्यादा जैसे तीखा पड़ जाता है तो क्या होता है, लाल ग्रंथियां निकलती है। ठीक है, वैसे ही क्या होते हैं, लाल ग्रंथियां होती है। तो पहले क्या होता है, मुख गुहिका होता है, उसके बाद मुख गुहिका के डायरेक्ट नीचे क्या होता है, लाल ग्रंथियां होती है। देखिए उसके बाद लाल ग्रंथि के बाद क्या होता है, एक पतली सी नली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम ग्रसिका कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम ग्रसिका कहते हैं, ठीक है। और ग्रसिका के बाद यानी कि जो ये ग्रास नली है, क्या है, ये ग्रास नली है, ठीक है, इसी को ग्रसिका कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आते आते हमारे उसके बाद दो तीन हिस्सों में बढ़ जाते हैं, जैसे कि इस साइड देखिए, इस साइड क्या है, यकृत, क्या होता है, ये अकृत होता है, यानी कि ये एक अकृत है, ठीक है, आप बनाए है। उसके बाद अकृत के बगल में क्या होता है, अकृत के जस्ट अपोजिट साइड क्या होता है, अमाशय होता है, क्या होता है, अमाशय होता है। और डायरेक्ट अकृत के जो नीचे होता है क्या होता है, पिताशय होता है, क्या होता है, पिताशय होता है, ठीक है। और अमाशय के जस्ट नीचे क्या होता है, अमाशय के नीचे अग्न्याशय होता है, क्या होता है, अग्न्याशय होता है। और अग्न्याशय के जो नीचे की भाग होती है उसमें क्या होते हैं, क्षुद्रांश, क्षुद्रांश मतलब छोटी आंत। ये जो है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला क्या है, ये छोटी आंत है, ठीक है। और जो छोटी आंत के जो बाहरी 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 जो घेरी टाइप में बनी होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे बड़ी आंत यानी कि बृहदांत कहते हैं, क्या कहते हैं, बृहदांत्र कहते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट बृहदांत के जो नीचे वाली सबसे भाग होती है, भाग होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम मलाशय कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे हम मलाशय कहते हैं, यानी कि मल द्वार कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे मल द्वार। और मल द्वार से डायरेक्ट नीचे क्या होता है, गुदा होता है, जिससे कि हमारा यानी कि ना पची हुई जो चीजें होती है वो निकल जाती है, ठीक है। तो ये हमारा चित्र के माध्यम से मानव का पाचन तंत्र बता दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आगे देखेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, आइए हम इन जाने कि आहार नाल के विभिन्न भाग में भोजन क्या होता है, यानी कि आहार नाल के जो भाग में जो भोजन होता है वो क्या होता है। हम तो पढ़ लिए कि भोजन कैसे 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 होता है, लेकिन ये भोजन का होता क्या है एक्चुअली में, ये भोजन जो होता है हमारे शरीर में का क्या काम है, क्या कार्य है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, मुख एवं मुख गुहिका, मुख एवं मुख गुहिका, भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वार होता है। भोजन का जो अंतर्ग्रहण होता है, जो अंदर की ग्रहण होती है, वो क्या होता है, वो मुख द्वार होता है, क्या होता है, मुख द्वार होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण कहते हैं। यानी कि जो भोजन अंदर जाता है वो किसके माध्यम से जाता है, तो हमारा अंतर्ग्रहण की माध्यम से जाता है, ठीक है। उसके बाद है बोझो चित्र 2.2, यानी कि 2.2 में जो यहाँ पे ये 2.2 है, ये वाला जो चित्र है, ठीक है, ठीक है, जो ये चित्र है यहाँ पे बोल रहा है, इसमें इस वाले में ये जो 2.2 चित्र है, दिखाई गई अत्यधिक कुंडलित क्षुद्रांत, बोल रहा है कि मुझे 2.2 में दिखाई गई अत्यधिक कुंडलित क्षुद्रांत को देखकर आश्चर्यचकित है। वह इनकी लंबाई जानना चाहता है। क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। पृष्ठ संख्या 17 में इसकी संयुक्त लंबाई दी गई है। कल्पना कीजिए कि इतनी लंबी संरचना हमारे शरीर के छोटे से हिस्से में किस प्रकार समाहित होती है। ये बोल रही है कि जो हमारा शरीर है, मतलब जो 2.2 ये शरीर का पूरा पाचन दिया गया है, बोल रहे इतना बड़ा शरीर हमारे शरीर में, इसमें कैसे 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 भोजन इतना सारा हम बता दिए कि इसमें मुख गुहिका होता है, ग्रसनी होता है, मांसे होता है, छोटी आंत होता है, बड़ी आंत होता है, पाचन का ग्रहण होता है, कैसे कैसे इसमें इतनी छोटी से शरीर में इतना सारा कार्य कैसे हो जाता है, ये जानना चाहता है। एक्चुअली आपके भी थॉट्स यानी आपके भी दिमाग में मन में आई होगी कि इतनी बड़ी ये सब जो होती है, क्रिया होती है, वो हमारे छोटे से शरीर में कैसे हो जाता है। जैसे कि हम खाना तो इतना खा लेते हैं, लेकिन वो कैसे इतनी छोटी सी पेट में बच जाती है, रह जाती है, वो सबके मन में आए होंगे। तो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे है, हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं, ठीक है, तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ी के बीच अलग अलग गर्तिका यानी कि सॉकेट में घसा होता है, ठीक है। यानी कि हम
चित्र 2.3 में दांत के बारे में देखेंगे। हमारे दांत की आकृति भिन्न भिन्न है तथा उनके कार्य भी भिन्न भिन्न है। इसके अनुसार उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे कि देखिए, हम जो भोजन करते हैं, ठीक है, तो मुख में जाता है। मुख में हमारे अनेक सारे दांत है, हमारा जीभ है, ठीक है। इसी के माध्यम से हम भोजन को क्या करते हैं, पहले चबाते हैं, ठीक है। तो हमारे कैसे चबाते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इतना आप जान जाइए कि हम उसे छोटे एक के बार में बड़े हिस्से को तो हम नहीं चबा के अंदर अपने अंदर ग्रहण करते हैं। हम कोई भी आहार नाल को एक छोटे से टुकड़ों को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, ये क्रियाकलाप है, ठीक है। क्रियाकलाप भी थोड़ा पढ़ लेंगे हम, ठीक है। देखिए, आपने हाथ धोइए, अपने हाथ धोइए, ठीक है। दर्पण में देखते हुए अपने दांत की गणना कीजिए, यानी कि क्रियाकलाप करना, यानी आपको इसका अनुभव करना, यानी आपको इसको सच में करना भी है, ठीक है। करके देखिएगा भी, ठीक है। बोल रहे कि आप हाथ धो लीजिए। सबसे पहले हाथ धोने के बाद दर्पण में देखते हुए अपने दांत की गणना कीजिए। आप अपने हाथ धो के उसको उंगली के माध्यम से अपने दांत को गिनिए कि आपका दांत कितना है, ठीक है। अपनी तर्जनी से दांतों को छू कर महसूस कीजिए, यानी अपनी उंगली से अपने दांत को छूइए और महसूस कीजिए कि अपना दांत कितना है, ठीक है। आपके मुख में कितने प्रकार के दांत होते हैं, कितने प्रकार के दांत होते हैं, ये आपको अनुभव करना है। एक सेब तथा रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए, यानी एक सेब या रोटी का टुकड़ा ले लीजिए और उसे दांत के माध्यम से काट लीजिए, ठीक है। आप उसे काटने यानी कि कर्तन एवं दंशन के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं, यानी काटने के लिए आप किन दांत का उपयोग करते हैं, ये आप अनुभव कीजिए, ठीक है। कौन से दांत खाद्य पदार्थ को चीरने यानी कि वेधन और फाड़ने में काम आते हैं, उन दांत को भी पहचानिए। जो चबाने एवं पीसने में काम आते हैं उन्हें परीक्षण करके समझिए। जैसे देखिए, हमारे दांत है, अगर हम कुछ यानी कि मांसाहारी ग्रहण करते हैं चीज को, तो क्या होते हैं, वो हमें नुकीला दांतों से उसे तोड़ना पड़ता है, उसे खाना पड़ता है। तो क्या होता है, वो हमारे जो दांत होते हैं, वो हमारे दांत के साइड साइड में क्या होते हैं, दो नुकीला दांत होते हैं, ठीक है। जो नुकीला दांत होते हैं उसे हम वेदना कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम वेदना कहते हैं। और चिबाने का काम करते हैं, चिबाने का काम हमारे सबसे लास्ट वाला दांत का होता है, ठीक है। जो लास्ट वाला दांत का होता है चिबाने वाला, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो चिबाने में कौन सा दांत काम आते हैं, कि फाड़ने में कौन सा दांत काम आते हैं, ठीक है। और पीसने में कौन सा दांत काम आते हैं। ये हमारे दांत के कुछ प्रकार होते हैं। दांत तो सभी है, दांत ही है, लेकिन कैसे और किस रूप में काम आते हैं ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए, हम यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसको देखेंगे हम। यहाँ पे बोल रहे हैं कि दूध के दांत तथा अस्थायी दांत। देखे होंगे आप, बच्चों में दूध का दांत होता है, और टूट जाने के बाद क्या होता है, एक अस्थायी दांत होता है, जो कि वो जमने के बाद फिर दोबारा नहीं जमता है, ठीक है। क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे। आपको याद है कि आपके दांत क्या होते हैं, ऑटोमेटिक टूट जाते थे, ठीक है। उसे हम दूधा का दांत बोलते थे। क्या बोलते हैं, उसे हम दूध का दांत बोलते थे, ठीक है। वो ऑटोमेटिक अपने आप गिर जाते थे। हमारे दांत का प्रथम सेट यानी कि शैशवकाल में निकलता है। क्या होता है, शैशवकाल, जो मतलब बच्चा का जो उम्र होता है, बच्चा का यानी कि 4 से 5 साल के अंदर में जो शैशवकाल होता है, क्या निकलता है, उसमें 8 वर्ष की आयु तक होता है। ये क्या होता है, 8 वर्ष, जो 8 साल के अंदर तक का होता है, ये सभी दांत गिर जाते हैं। यानी 8 साल के अंदर में क्या होता है, दूधा का दांत गिर जाता है। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, दूध का दांत कहते हैं, जो कि बचपन से होता है, ठीक है, 8 साल तक ही होता है। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं। इन स्थान के दांत पर क्या होता है, दूसरे दांत निकलते हैं, जिसे अस्थायी दांत कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के अस्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, अथापि वृद्धावस्था में ये प्राय गिरने लगते हैं। देखिए, सबसे पहले बच्चे में जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, यानी कि शैशव काल होता है, शिशु जो काल होते हैं, 8 साल तक क्या होता है, दूधा का दांत होता है। उसके बाद गिर जाने के बाद अस्थायी दांत होता है। यानी कि आप ये मतलब कि यंग एज से लेकर यानी 8 साल के बाद से लेकर वृद्धावस्था के पहले तक, बुढ़ापे के पहले तक क्या होता है, दांत रहते हैं। देखिए कि जो व्यक्ति स्वस्थ रहता है उसके दांत वृद्धावस्था यानी कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनके दांत सही सलामत रहते हैं, लेकिन क्या होते हैं, वृद्धावस्था में भी वो गिरने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब हम दांत के यहाँ पे प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे देखेंगे, ये दांत है हमारा, ठीक है। ये सब गिन लेंगे हम, दांत कितना है, आपका जितना दांत है, ठीक है, उसके सभी हिस्से दिए होंगे। जैसे देखिए, दांत के ये जो सबसे लास्ट वाला, अंदर के जो लास्ट वाला एक साइड राइट और एक लेफ्ट में दांत होती है, ठीक है। देखिए, तो ये दांत क्या होते हैं, तो ये दांत हमारे च्वर्णक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, च्वर्णक। जो 3 गो इधर, 3 गो एक साइड और 3 गो एक साइड होता है, ये क्या कहलाता है, ये हमारे च्वर्णक कहलाता है। क्या करता है, च्वर्णक कहलाता है।
ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, ये चौड़ना कहलाते हैं। उसके बाद 3 के बाद फिर नीचे आने पे क्या होते हैं, 2 इधर राइट लेफ्ट क्या होते हैं, 2-2 दांत होते हैं। ठीक है, जो 2-2 दांत होते हैं वो क्या कहते हैं, वो अग्र चौड़ना कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वो हमारे अग्र चौड़ना कहलाते हैं। उसके बाद उसके नीचे एक एक फिर क्या होते हैं, रदनक होते हैं। क्या होते हैं, एक एक रदनक होते हैं जो कि चीरने फाड़ने में काम आते हैं, रदनक दांत होते हैं। उसके बाद फिर हमारे जो 4 होते हैं वो आगे के हिस्से वाले दांत होते हैं, जो इसको बत्तीसी लोग बोलता है, जिसका दांत दिखता है। ठीक है, आगे का जो 4 गो दांत होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कृतक कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम कृतक कहते हैं। अब ये दांत का क्या काम है, किस रूप में काम आता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है। क्या होती है, हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है, जो लाल रस यानी कि लार जो होती है स्रावित करती है। यानी कि देखिए जो कि पानी की तरह, यानी कि जो थूक होता है, आम भाषा में लोग बोलते हैं थूक, उसके जैसे क्या होते है, उसके जैसे एक लाला ग्रंथियां होती है। ठीक है, उसे लाल रस क्या होती है, वो स्रावित करती है। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि लाला रस का भोजन पर क्या प्रभाव होता है, इसका भोजन पर क्या प्रभाव होता है। लोग बोलते हैं कि गंदगी है, लेकिन इसका एक्चुअली भोजन पे क्या प्रभाव होता है, इसको हम इसमें पता चलाएंगे। ठीक है, जैसे कि आगे देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, दांतों के प्रकार एवं उनके कार्य, यानी कि कर्तक एवं दंशक वाले दांत क्या होते हैं, इसके क्या काम होते हैं। ठीक है, इसका निचला जबड़ा क्या है, इसकी संख्या कितनी है, और ऊपरी जबड़े की संख्या कितनी है। देखिए जैसे कि सभी के मुंह में नीचे वाले जो जबड़े होते हैं, जबड़े नीचे वाले वो हिलते हैं, जो खाना खाने या कुछ बोलने में जो जबड़े नीचे के होते हैं उसमें भी दांत होते हैं, और इसके ऊपरी जो हिस्से होते हैं उसमें भी दांत होते हैं। तो इसके जो निचले वाले जो दांत होते हैं वो डायरेक्ट उसके जो सामने सामने होते हैं वो उसी के नाम से जाने जाते हैं। जैसे देखिए आपका कर्तनक जो होगा उसके डायरेक्ट उसके ऊपरी वाला सामने सामने भी क्या हो जाएगा, कर्तक ही कहलाएगा। तो निचले वाला जबड़े में उसकी संख्या और ऊपरी वाला में जबड़े में की संख्या को आपको इसमें लिखना है। ठीक है, और दोनों को मिला के कितना है वो इसमें लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्रियाकलाप 3 भी दिया है, इसको भी थोड़ा सा देख लेंगे। 2 प्रश्नालियाँ लीजिए। ठीक है, उन्हें ए तथा बी चिह्नित कीजिए। प्रश्नाली ए में 1 चम्मच उबले चावल डालिए। 1 चम्मच उबले चावल मुख में लेकर 3 से 5 मिनट तक चबाइए तथा इन्हें दूसरी प्रश्नाली बी में लीजिए। दोनों प्रश्नाली में 3 से 4 मिलीलीटर जल डालिए। अब दोनों प्रश्नाली में आयोडीन डालिए। क्या होती है, आयोडीन डालिए। आपको परीक्षण नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आपके पास तो आयोडीन होगा नहीं, लेकिन मैं बता दे रही हूँ पढ़ के। ठीक है, जैसे देखिए उसके बाद बोल रहे हैं कि बिलियन की 2 से 3 बूंद डालिए तथा उनका परीक्षण कीजिए। अब ए तथा बी में क्या अंतर देखने को मिला, ये आपको परीक्षण करना है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं प्रश्नाली के रंग में परिवर्तित क्यों आते हैं। बोल रहा है कि जैसे आप प्रश्नाली ए में क्या बोले, चम्मच को लिए, उसका उसमें आयोडीन डाले, प्रश्नाली बी में भी कुछ डाले, और उसमें क्या अंतर आया, उसमें अंतर क्यों आता है, ये आपको पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्नाली के रंग में क्यों अंतर आते हैं। प्राणियों को चर्चा अपने मित्रों एवं अध्यापन से करना है। लाल रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। देखिए जो हमारे लाड़ ग्रंथियां होती है वो क्या करते हैं, वो मंड को क्या करते हैं, शर्करा में बदल देता है। ठीक है, अब मंड क्या है, शर्करा क्या है, हम इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए जीभ एवं मांसल पेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका से अधर तल से जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। क्या आपको जीभ के कार्य ज्ञात है। हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लाड़ लाड़ को मिलाने का कार्य करता है। ठीक है, कार्य करती है तथा निगलने में भी सहायता होती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। ठीक है, यानी कि देखिए आपको बोल रहा है कि आपको यहाँ पे कि जीभ और मांसपेशियों के अंग जो होते हैं वो क्या होता है, मुड़ा होता है। जैसे क्या देखिए हमारा जो जीभ होता है उसे हम राइट लेफ्ट ऊपर नीचे जैसे मन करे वैसे उसे मोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके क्या कार्य है, क्या आपको पता है। आप तो बोलते हैं मेरे मुंह में जीभ है, लेकिन जीभ का क्या कार्य है आपको नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ इसका कार्य क्या होता है। इसका कार्य हमारे जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो कैसा स्वाद है, कड़वा है, मीठा है, तीखा है, कैसा है, वो हमारे बताते हैं। इसमें स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। अब स्वाद कलिकाएं कहाँ कहाँ और किस अवस्था में पाई जाती है ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये भी क्रियाकलाप है, आप अपने बुक में क्रियाकलाप को देख लेंगे। ठीक है, देखिए ये क्रियाकलाप दिया गया है। ठीक है,
ठीक है, तो यहाँ तक क्रियाकलाप दिया गया है। ठीक है, और अब हम यहाँ से पढ़ेंगे, यानी कि भोजन नली क्या है, यानी ग्रसिका क्या है, भोजन नली। ठीक है, निचला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। देखिए, जो निचला हुआ जो ग्रसनी है यानी ग्रास नली है वो ग्रसिका में जाता है। ठीक है, हम आपको ऊपर बता दिए ग्रसनी क्या है और ग्रास नली का क्या है। ठीक है, वो क्या होता है। उसके बाद बोलो चित्र 2.2 में देखिए। ठीक है, जैसे कि देखिए हम आपको अभी दिखा देते हैं फिर से। देखिए, ये क्या है, ये ग्रसनी है ना, क्या है ये, ग्रसनी है, ये ग्रसिका है, ये पतली जो नली है ये क्या है, ये ग्रसिका ही ना है, ये पतली नली। वही बोल रहा है कि आप 2.2 में देखिए। ठीक है, ठीक है, देखिए ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती है। ठीक है, क्या होती है, गले एवं वक्ष से होती है। ठीक है, यहाँ पे ग्रसिका की भित्ति के संकुरण से भोजन नीचे की ओर सकड़ता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नली संकुलित होती रहती है तथा यह गति भोजन नीचे की ओर धकेलती रहती है। ठीक है, यानी कि देखिए ये क्या होता है, जो ग्रसनी होती है वो गले में वक्ष की से होती है, और ये क्या होती है, ग्रसिका के जो टुकड़े होते हैं जो खाना हम खाते हैं उसे क्या करते हैं, नीचे की ओर ढकेलती है। ठीक है, और वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुरित होती है तथा यह गति भोजन नीचे की ओर ढकेलती है। कभी कभी हमारे आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता। ठीक है, फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाला जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वमन किया तथा इसके कारण ये विषय में सोचिए। आपने अभिभावक एवं अध्यापन से इस विषय में चर्चा की। देखिए, आप देखेंगे कि आप जब खाना खा लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो अंदर की तरफ जाता है, और जब अंदर की तरफ जो आपका आहार नाल है उसे अपने अंदर स्वीकार नहीं करता, और जब नीचे से ऊपर की ओर ढकेलता है तो हमें ढेकार आता है। आप देखेंगे खाना खाते समय आपको ढेकार आया होगा, यानी कि वो अभी ग्रहण नहीं कर पाता है, वो अपने अंदर उसे ऑब्जर्व नहीं करता, वो नहीं लेना चाहता। क्यों नहीं लेना चाहता है, क्योंकि जो उसकी आमाशय है, जो आहार नाल है, वो ऑलरेडी पहले से भरी हुई है। जब आहार नाल भरी हुई होती है तो अपने अंदर वो भोजन के घटक को नहीं लेता है, और इसलिए नीचे से ऊपर की ओर मारता है तो हमें ढिकार आता है। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे हम देखेंगे इसमें, जैसे देखिए ये क्या है, हमारे ग्रसिका है। क्या है, हमारे ग्रसिका है, मतलब भोजन के घटक एथी है। ठीक है, जैसे देखिए ये हमारे यहाँ से मान लीजिए भोजन गया। ठीक है, भोजन जाते हुए पतली नली से ग्रसिका से जाते हुए आमाशय तक गया। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे देखेंगे हम, जैसे देखिए पहले जानना चाहती है कि वमन के समय भोजन विपरीत दिशा में किस प्रकार जाता है। ये जानना चाहती है कि जो वमन होता है, वमन मतलब जो ढेकार होता है, उस समय भोजन विपरीत दिशा में किस प्रकार जाता है, किस प्रकार जाता है। तो क्या जाता है, तो पहले भोजन से होते हुए हमारे ग्रसिका के नली से होते हुए आमाशय तक जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि आमाशय है क्या। ठीक है, आमाशय के बारे में पढ़ेंगे। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। क्या, एक मोटी भित्ति की तरह थैलीनुमा संरचना होती है, यानी कि चपटा एवं जे की आकृति का होता है। कैसा होता है, जे, जैसे कि आप आम देखे होंगे, आम उसको उल्टा कर दीजिए, उसी के आकार का होता है। तथा आहार नल का सबसे चौड़ा भाग होता है। आहार नल का क्या होता है, ये सबसे चौड़ा भाग होता है। ये एक ग्रसिका यानी ग्रास नली से खाद्य पदार्थ तथा दूसरी ओर यानी कि छोटी आंत में खुलता है, यानी कि क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत में क्या होता है, ये खुलता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं यहाँ पे, कभी कभी जब आप जल्दी खाते हैं अथवा समय बात करते हैं, यानी कि खाने के समय आप बात करते हैं और जल्दी जल्दी भोजन को ग्रहण करते हैं, तो आपको खांसी उठती है या हिचकी आती है अथवा घुटने का अनुभव होता है। यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण श्वास नली नासिका से आने वाली वायु को फेफड़ा तक ले जाती है। यह ग्रसिका के साथ साथ चलती है, परंतु ग्रसनी में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही है। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने में किस प्रकार रोका जा सकता है। भोजन में निगलने के समय एक मांसल रचना वाला कार्य करता है जो श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन को ग्रसनी में
भेज देता है। संयोग वंश यदि भोजन के कारण श्वास नली में प्रवेश कर रही है तो हमें घुटने का अनुभव है तथा हिचकी आती है या खांसी उठती है। जैसे मान लीजिए, देखिए आपने सभी ने अनुभव किया होगा कि आप खाना खाते समय आपको हिचकी आती है या ढेकार आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि हमारा भोजन ग्रसनी नलिका में नहीं जाके श्वास नलिका में जाने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, हमें खांसी और ढेकार का अनुभव होता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि आमाशय एवं आंतरिक स्तर श्लेष्मल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचन रसों को क्रिया करने में सहायक मिलती है। पाचक रस यानी कि जठर जो रस होती है, प्रोटीन को सरल पदार्थ में विघटित कर देती है। यानी कि जो आमाशय होता है वो क्या होता है, आमाशय के जो आंतरिक भाग होती है यानी कि आंतरिक जो स्तर होती है वो श्लेष हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का तथा पाचक रस स्रावित करते हैं। ये किस रस का स्रावित करते हैं? तो यही है श्लेष्मल। याद रखिएगा, श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचन रस का स्रावित करता है। तो कोई आपसे पूछे आमाशय का क्या कार्य है, तो बताइएगा आमाशय जो होता है वो उसका आंतरिक स्तर जो होता है श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। ठीक है, और इसके श्लेष्मल जो आमाशय के आंतरिक स्तर को क्या करते हैं, ये सुरक्षा प्रदान करता है और ये ऐसे अनेक जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ साथ वहां तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, तथा ये साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है। क्या करता है? ये माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रस को क्रिया करने में सहायक मिलती है, जिससे पाचक क्या होता है, आसानी से पच जाए। ठीक है, और जठर रस प्रोटीन को सरल प्रोटीन विखंडित कर देता है। ठीक है, उसके बाद हम क्षुद्रांश यानी कि अब हम बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे। हम छोटी आंत के बारे में बाद में, लेकिन अभी क्या, सॉरी क्षुद्रांश मतलब क्या? छोटी आंत। क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत के बारे में हम पढ़ेंगे। क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यानी कि जो छोटी आंत होती है वो लगभग कितना मीटर लंबी होती है? तो 7.5 मीटर लंबी होती है। इसकी कुंडलित नली है। ठीक है, यह यकृत एवं अग्न्याशय से स्रावित प्राप्त करती है। ये किससे प्राप्त करती है? तो यकृत एवं अग्न्याशय से स्रावित प्राप्त करती है। ठीक है, यकृत आपको बताएं कि यकृत कैसा होता है, उसका आकार। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से ही भी कुछ रस स्रावित होते हैं। इससे भित्ति से क्या होता है? कुछ रस का स्रावित होता है। ठीक है, स्रावित होते हैं। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है। यकृत क्या होते हैं? ये गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिने की ओर अवस्थित होते हैं। ये क्या होते हैं? ये हमारे दाहिने साइड ऊपर भाग में स्थित होते हैं। ठीक है, स्थित होते हैं। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आपसे कोई पूछे कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो आप बोलिएगा यकृत। कौन है वो? यकृत है। यह पीत रस का स्रावित करते हैं। यकृत क्या है? तो यकृत हमारे पीत रस का स्रावित करती है, जो एक थैली में संग्रहित होती है, जिसे पित्ताशय कहते हैं। देखिए, जो आप शरीर का सबसे लंबा भाग जो होता है वो हमारा यकृत होता है। यह हरे लाल भूरे रंग की होती है। ठीक है, और ये जो इसके बाहरी जो होता है, इससे जो थैली होती है इसकी, जो संग्रहित करता है, इसको घेरता है, उसे हम पित्ताशय कहते हैं। और पीत रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो पीत रस होता है वो हमारे वसा के पाचन में क्या होती है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या थे? क्षुद्रांश जो था, क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत की लगभग लंबाई कितनी होती है? तो 7.5 मीटर होता है। इसमें यकृत और अग्न्याशय क्या होते हैं? स्रावित को प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से देखेंगे अग्न्याशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है। अब हम यहाँ पे यकृत पढ़ चुके हैं। अब हम इसके बाद अग्न्याशय के बारे में पढ़ेंगे। ये अग्न्याशय और यकृत कहाँ होती है? तो ये छोटी आंत में ही होती है। ठीक है, तो अग्न्याश हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है। जो अग्न्याश होती है वो हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है, जो आमाशय के ठीक नीचे होती है। जो कहाँ होती है? आमाशय के ठीक नीचे होती है। अग्न्याशयिक रस
कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इसको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन एवं क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है। ये क्या होता है? क्षुद्रांश के यानी कि छोटी आंत के निचले भाग में पहुंचता है, जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण करता है। जो क्या करता है? जो आंत्र रस होता है, जो अंदर जो आंत होता है, वो क्या करता है? वो पाचक जो रस होता है उसको क्या करता है? क्रिया को पूर्ण करता है, पूरा करता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? जो कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा होती है वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ग्लूकोज क्या है हम आपको आगे बताएंगे। उसका वसा अम्ल एवं गिलस्ट्रॉल में तथा प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आप लोग की क्लास कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। ठीक है, आप लोग मेरे से जुड़े रहे, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और मैं बहुत अच्छे और डीपली पढ़ाऊंगी। ठीक है, उसके बाद आपको इसके बाद नोट्स पीडीएफ टाइप शॉर्ट्स नोट्स भी मिलेंगे जो कि आपको शॉर्ट्स टाइम के होंगे। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये अमाशय के बारे में बोल रहा है, इसका खोज कब हुआ, कैसे वो बोल रहा है। ठीक है, आप इसको बुक में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है यानी कि क्षुद्रांत में अवशोषण, यानी कि छोटी आंत में अवशोषण क्या होता है। ठीक है, पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांश की भित्ति में स्थिर रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। यानी कि जो पचा हुआ भोजन है अवशोषित होकर जो छोटी आंत होता है, जो क्षुद्रांत होता है, उसके भीतर की जो स्थिर रुधिकाएं होती है उसमें चला जाता है। ठीक है, इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। इस प्रक्रम को यानी कि इस प्रक्रिया को कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती है। यानी कि जो छोटी आंत के जो आंतरिक भाग होती है उसमें क्या होती है? उंगली के समान उभरी हुई संरचना होती है। ठीक है, जिसे दीर्घ रोम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? दीर्घ रोम कहते हैं। तथा रसा कुर कहते हैं। यानी आपसे कोई पूछे कि दीर्घ रोम अथवा रसा कुर किसे कहते हैं, तो आप बोलिएगा कि क्षुद्रांश की आंतरिक भित्ति पर एक उंगली जैसी के समान उभरी हुई संरचना होती है, उसी को हम दीर्घ रोम तथा रसा कुर कहते हैं। ठीक है, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घ रोम की आंतरिक में क्या भूमिका है? इसकी दीर्घ रोम की आंतरिक जो मतलब आंत्र में क्या भूमिका है? ठीक है, दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देता है। प्रत्येक दीर्घ रोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है। दीर्घ रोम की सतह से पचे हुए भोजन पर का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थ का हस्तांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भाग में जाता है। उसके बाद क्या होता है? ये जो अवशोषित पदार्थ होते हैं वो हस्तांतरण द्वारा रुधिर मतलब जो रक्त होते हैं, उस रक्त की जो वाहिकाएं होती है, जो नली होती है, यानी कि जो नस होती है, उसके द्वारा शरीर के विभिन्न भाग में चला जाता है। ठीक है, यानी कि देखिए जो हमारा अवशोषित पदार्थ होते हैं, ठीक है, यानी कि हस्तांतरण द्वारा, हस्तांतरण यानी कि रुधिर वाहिकाएं यानी कि नस के जो नली होती है, नस होती है, उसके माध्यम से हमारे अनेक शरीर के भाग में चला जाता है, जहां उसका उपयोग जटिल पदार्थ को बनाए रखने में करता है। यानी कि जटिल पदार्थ को मतलब कि जो जटिल पदार्थ होती है उसको बनाने में मदद करता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। यानी कि स्वांगीकरण किसे कहते हैं? तो स्वांगीकरण जटिल पदार्थ को बनाए में मदद करता है, इसी को हम स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ही होता है। यानी कि देखिए कुछ बोल रहा है यहाँ पे कि कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज कहाँ से मिलता है? तो जो ग्लूकोज होते हैं वो ऑक्सीजन की सहायता और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर हमारा ग्लूकोज का निर्माण होता है। यानी कि जब ग्लूकोज टूटता है तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है। ठीक है, यानी ग्लूकोज टूटेगा तभी ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है, इसका विखंडन होगा और ऊर्जा मुक्त होती है। और क्या होती है? ऊर्जा का मुक्त होता है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं हो पाता, वृंदा में भोजन चला जाता है। देखिए पहले ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन टूटेगा। जब ऑक्सीजन टूटेगा तो क्या है? ऊर्जा मुक्त होगी, और जो ऊर्जा मुक्त होगी तो पाचन का वो भाग होता है, और जहाँ से पाचन नहीं हो पाता है हमारे शरीर से पूरा जो पच हो जाता है, जो पचने के बाद जो अवशोषित पदार्थ बचते हैं वो कहाँ चला जाता है? तो वो हमारे बृहदांत यानी कि बड़ी आंत में भेज दिया जाता है उन्हें। ठीक है, उसका हम यहाँ पे बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब खत्म ही होने वाला है। ठीक है, ज़्यादा नहीं है।
देखिए तो बड़ी आंत क्या है, तो बृहदान्त्र क्षुद्रांश की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। यानी कि देखिए बड़ी आंत जो होती है छोटी आंत की अपेक्षा क्या होती है, चौड़ी और छोटी होती है। ये लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। यानी कि देखिए हमारा जो छोटी आंत था, छोटी आंत 7.5 मीटर लंबा था, लेकिन यहाँ पे बड़ी आंत कितना मीटर लंबा है, तो 1.5 मीटर ही लंबा है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करता है। इसका मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवण जो होते हैं उसका अवशोषित करना, मतलब उसको ऑब्जर्व करना इसका काम होता है। ठीक है, और बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। ठीक है, यानी कि देखिए जो पच उस तक किसमें, छोटी आंत में, और पचने के बाद जो अवशोषित बेकार पदार्थ होते हैं वो हमारे मल द्वार में जाते हैं, यानी कि मल द्वार से क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं यहाँ पे समय समय पर गुद्दा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है। इसे निष्कासन कहते हैं। देखिए निष्कासन किसे कहते हैं, निष्कासन बड़ी आंत में जो अनशोषित पदार्थ होते हैं, जो बेकार पदार्थ होती हैं, वो समय समय के अनुसार मल द्वार के माध्यम से गुद्दा से होते हुए क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम निष्कासन कहते हैं। ठीक है, आप सभी ने समझता होंगे कि मल द्वार क्या है और मल द्वार से कैसे भोजन निकलता है। जो अशोषित पदार्थ होते हैं, जो बेकार पदार्थ होते हैं, जिसे हमारे शरीर का कोई आवश्यक ही नहीं है, वो शरीर से उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए 2.3 में घास खाने वाले जंतु में पाचन पढ़ेंगे। अब जैसे कि किसी व्यक्ति का कोई काम नहीं होता है, जिसे ठल लोग कहते हैं, उसे क्या करते हैं, उसे बेकार समझते हैं, उसे यूजलेस समझते हैं, उसे लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं, उसका कोई कीमत ही नहीं समझते। वैसे हमारे शरीर में जिस पदार्थ का जो आवश्यक नहीं है उसे क्या करते हैं, उसे मल द्वार के माध्यम से समय पर निकाल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों हम 2.3 घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। ठीक है, जो जंतु होते हैं वो घास कैसे खाते हैं, उनका पाचन कैसे होता है। ठीक है, घास खाने वाले जो जंतु होते हैं उनका पाचन कैसे होते हैं। आपके सभी के मन में चलता होगा कि अरे ये तो बकरी है, ये घास खा जाती है, इसे कैसे पच जाता है इसका ये सब। वैसे ही जैसे बकरी हो गए, गाय हो गए, वो क्या होते हैं, वो हमारे झाड़ियाँ को, घास को, मतलब कि पत्ते को खाती है। ठीक है, हरी हरी पत्तियों को खाती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे देखिए क्या आपने गाय, भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी अन्य जंतु को देखा है। देखिए जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य क्या होते हैं, सर्वाहारी होते हैं, वो मांस मछली भी खाते हैं और क्या होते हैं, वो साग सब्जी भी खाते हैं। लेकिन जो जंतु होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ कुछ जंतु होते हैं, जैसे कि भैंस हो गई, ठीक है, गाय हो गई, वो क्या होते हैं, बकरी हो गई, वो क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। ठीक है, वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे खा ना रहे हो। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगल अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रुमेन प्रथम अमाशय कहलाता है। देखिए जो जीव जंतु होते हैं, जैसे कि जंतु में मान लीजिए, ठीक है, जैसे कि गाय भैंस हो गए, वो क्या करते हैं, वो जल्दी जल्दी उनके देखिएगा जल्दी जल्दी मुंह चलाएंगे। जब किसी को खाना होगा कुछ चीज को, घास, उसको एकदम जल्दी खा लेंगे। और क्या करते हैं, जल्दी जल्दी खाने के बाद वो अमाशय के पहले भाग में क्या करते हैं, उसे एकत्रित कर लेते हैं, उसे रख लेते हैं। उसके बाद उनका धीरे धीरे उनका क्या होता है, खाना पचता है। वो क्या कहता है, उसे हम रूमन कहते हैं। क्या कहते हैं, वो रूमेन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है रूमिनेटम में अमाशय 4 भाग में बांटा होता है। और जो ये रूमेनेटम होता है, यानी कि जो रूमेन होता है, वो क्या होता है, वो 4 भागों में बटा होता है। जैसे कि रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। क्या होता है, भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, हम जुगाल यानी कड कहते हैं। कोई पूछे आपसे जुगाल किसे कहते हैं, तो बोलिएगा कि रूमन में जो आंशिक भोजन होता है, उसका पाचन होता है, उसे हम जुगाल कहते हैं। ठीक है, और आपसे कोई पूछे कि रूमेन किसे कहते हैं, तो आप बोलिएगा कि जो गाय, भैंस, बकरी होते हैं, जो शाकाहारी जंतुएं होती है, वो जल्दी जल्दी भोजन ग्रहण करने के बाद अमाशय में एकत्रित कर लेते हैं, और जब धीरे धीरे पचता है तो रोमन में कहलाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पढ़ेंगे हम, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में मुख्य में लाता है तथा जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमेनेथम कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए उसके बाद जंतु जो होते हैं वो छोटे छोटे पिंडकों को, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करते हैं, अपने मुख में ला के उसे धीरे धीरे चबाते हैं। उस प्रक्रम को हम रोमन थन कहते हैं। ठीक है,
जैसे देखिए बच्चों, उसके बाद यहाँ पे दसत बोल रहा है, बोला कि दसत क्या है? तो जैसे कि आप देखे होंगे कि आप जब खाना-वाना खाते हैं, तो आपको जो मल द्वार के माध्यम से जो पतले-पतले मल के बार-बार निष्कासित पतले-पतले जो मल आपको निकलते हैं, वो क्या होते हैं? उसे हम दस्त कहते हैं। यानी कि दस्त क्या है? जैसे कि पेट झड़ना, आम भाषा में बोले तो पेट झड़ना। जैसे देखे होंगे कि लोगों का पेट झड़ता है, तो पेट क्यों झड़ता है? तो उनका जो संक्रमण होता है, जो खाद्य विषाक्तता अथवा अपच के कारण उनका क्या होता है? पेट झड़ने लगता है। मतलब जो उनकी पाचन शक्ति होती है, वो उनका जो पदार्थ होता है, वो अच्छा नहीं होता है। वो उसे अपने अंदर ऑब्जर्व नहीं करता है। वो चरमावस्था के घाटे मतलब जो चर्म होते हैं, लोग बोलते हैं चर्म, ठीक है? उसका भी एक घातक बन सकता है। अगर बार-बार आपका लगातार कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक पेट झड़ते रहे, समझ जाइएगा कि क्या होगा? चर्म जो बोलते हैं लोग आम भाषा में चर्म, उसे वो अवस्था में हो जाता है। इसलिए डॉक्टर से इसे सलाह लेनी चाहिए, दिखाना चाहिए, ठीक है? इसके लक्षण बहुत ही घातक होते हैं, ठीक है? और इसी को दसत कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? दसत कहते हैं, ठीक है? इसे टालना नहीं चाहिए। और ये चिकित्सक के पास जाने से पूर्व रोगी क्या होते हैं? उबल कर वो ठंडा किए जाते हैं, ठीक है? पानी देते हैं, जल में नमक डालते हैं चुटकी से, ठीक है? और चीनी घोलकर पिघलना पड़ता है। जैसे कि देखिए, इसके आप देखे होंगे कि आपके पास जैसे देखिए, दसत के लिए आप देखे होंगे कि आप डॉक्टर के पास जाते होंगे पेट झड़ी के पास, पेट झड़ता है, तो आपको एक ग्लूकोज का पाउडर देते हैं, ठीक है? और ग्लूकोज का पाउडर में क्या होता है? नमक होता है, चीनी होता है और अन्य मिश्रण होता है। उसी के माध्यम से क्या होते हैं? वो जीवन रक्षक को देते हैं। ये ओआरएस कहते हैं इसे, ओआरएस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? ओआरएस कहते हैं, ठीक है? ओआरएस पाउडर कहते हैं। इसके लिए आपको ओआरएस पाउडर दिए जाते हैं, ठीक है? तो ये सभी आप जानते हो कि ओआरएस पाउडर क्या है, ठीक है? उसके बाद हम पढ़ेंगे, बस हमारे ये लास्ट ही स्लाइड्स है, ठीक है? उसके बाद देखिए, जुगाली करना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जुगाली करना, मतलब ये जुगाल ही है एक तरफ से, ठीक है? जैसे लेकिन बोलता है कि अरे मेरा तो जुगाल हो गया, ठीक है? उसके बाद है जंतु, रुमेनेटिम अथवा रोमैंथी कहलाते हैं। इसे ही क्या कहते हैं हम? रुमेनी नेट अथवा रोमांथी कहते हैं, ठीक है? घास में सेल्यूलोज की प्रचुरता पाई जाती है। घास में क्या होती है? सेल्यूलोज की प्रचुरता पाई जाती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। जो एक प्रकार क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। किस रूमी नेट अथवा रोमनथी पशु, हिरण आदि के रुमेन में सेल्यूलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। इसमें क्या होते हैं? इसका पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं, ठीक है? बहुत से जंतु एवं मानव सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते। जो सेल्यूलोज होते हैं वो एक प्रकार का क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं, जो कि बहुत से जंतु इसका सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते। पहले जानना चाहते हैं कि ये जंतु भोजन करते समय इसे भली भांति क्या नहीं चिबा सकते हैं। इसलिए देखिए, आप देखते हैं कि पूछ रही है कि जो जंतु होते हैं भोजन करते समय इसे भली भांति मतलब इसे आसान तरीके से क्यों नहीं चिबा सकते हैं? तो फिर बोल रहा है, बूझे जानना चाहता है कि मनुष्य मवेशिया की तरह सेल्यूलोज को क्यों नहीं चिबा सकते? जैसे कि आप देखे होंगे कि जो गाय वाय होते हैं, उन्हें बड़े बड़े यानी कि जैसे कि आप देखे होंगे कि मक्का हो गए, तो मक्का क्या होता है? हम नहीं चबा सकते, यानी कि जो मोटे वो जटिल पदार्थ को ग्रहण करते हैं। लेकिन हम क्या होता है? हम जटिल पदार्थ को ग्रहण नहीं कर सकते। ये क्यों नहीं कर सकते? यानी कि सेल्यूलोज को क्यों नहीं पचा सकते हैं? ये जानना चाहते हैं, तो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे देखिए, जो जानवर होते हैं, घोड़ा, खरगोश आदि में छोटी आंत एवं यानी क्षुद्रांत एवं बड़ी आंत के बीच थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है। इनके बीच क्या होते हैं? इन जानवरों में एक छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे अंधनाल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं हम? अंधनाल कहते हैं। 2.9 में देखेंगे चित्र में, ठीक है? जैसे देखिए, यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं 2.9 में। जैसे देखिए, ये यहाँ पे संरचना है, ठीक है? वो क्या बोल रहा है देखिए, तो ये संरचना में एक इनके ये क्या है? ये छोटी आंत है। रुकिए हम इसको और जूम करते हैं। देखिए, ये क्या है? छोटी आंत और बड़ी आंत, इनके बीच में क्या है? इनके बीच में इनके बीच में अंधनाल है। क्या इनके बीच में अंधनाल है? ठीक है? ये बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच में क्या है? एक अंधनाल है। क्या है? एक अंधनाल है। जैसे ये छोटी आंत और बड़ी आंत, इनके बीच में क्या है? तो देखिए, इनके बीच में ये अंधनाल है। इनके बीच में क्या है? ये अंधनाल है, ठीक है? इनके बीच में क्या है? तो इनके बीच में हमारा अंधनाल है और ये रुमन है। उसके बाद क्या है इनका? ये रुमन होता है। उसके बाद इनका ये सब पूरा क्या होता है? ये सब इनका अमाशय होता है। क्या तो इनका अमाशय होता है और जिस माध्यम से ये सब जाता है उसको क्या करते हैं? उसको हम ग्रसिका कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रसिका कहते हैं। एक्चुअली में ये इधर से होते हुए इधर से निकल जाता है, ठीक है? उसके बाद बोल रहे भोजन के
भोजन के सेल्यूलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा है जिन्हें पाचन तंत्र कहा जाता है। ठीक है, पाचन तंत्र के बारे में ऊपर पढ़ चुके हैं, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें न तो मुख है न ही पाचन तंत्र है, फिर वे किस प्रकार भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन करते हैं। खंड 2.4 में आप भोजन ग्रहण करने की एक अन्य रोचक विधि देख सकते हैं। जैसे देखिए, मनुष्य जानवर और जो मनुष्य होते हैं तो हम लोग में क्या होता है, हम लोग में मुख होता है, हम लोग मुख के द्वारा क्या करते हैं, अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी किसी में तो मुख ही नहीं होता है, ना ही आंख होता है, तो कैसे देखेंगे, कैसे भोजन ग्रहण कर पाते हैं, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए उसके बाद हम 2.4 में देखेंगे हम अमीबा में संभरण एवं पाचन। जो अमीबा होता है, अमीबा के हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, अमीबा के बारे में फिर थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए तो अमीबा क्या है, अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, उसमें एक कोशिका पाई जाती है, उसका आंख मुंह नाक कान कुछ नहीं होता है। ठीक है, वो एक बैक्टीरिया होता है, ये अमर है, क्या है ये, अमर होता है। ठीक है, यानी कभी नहीं मरता है। देखिए अमीबा एक हरी रंग का होता है। ठीक है, अमीबा जलाशय में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। क्या है ये, एक कोशिकीय, मतलब ये एक कोशिका से बना है। हम आपको बताए थे कि बहुकोशिकीय जो जीव होता है, हमारे हम के बहुकोशिकीय, क्योंकि हमारा बहुत कोशिका से मिलके बहुत लाखों करोड़ों अरबों शंखों महाशंखों से मिलके हमारा शरीर बना है। जैसे कि एक छोटे छोटे ईंट से मिलके एक इमारत बनता है, बिल्डिंग बनता है बड़े बड़े, वैसे ही और उसमें से छोटा से एक ईंट को मान लीजिए अमीबा, क्या मान लीजिए अमीबा, यानी कि बहुत सारे कोशिका से एक कोशिका से मिलके एक अमीबा बना है। यानी कि इसे हम सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देख सकते हैं, ऐसे नहीं। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल संघन केंद्र एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियां होती है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। जो अमीबा होती है वो क्या होता है, बुलबुले के समान अनेक धानियां होती है। ठीक है, और ये क्या होता है, निरंतर अपनी आकृति बदलती रहती है। ये एक अथवा अधिक गुली के समान प्रवर्धक निकालता रहता है। ठीक है, जिसे पदाम कहते हैं। पदाम किसे कहते हैं, तो आप बोलिएगा कि जो अमीबा होती है उसमें एक समान प्रवर्धक अंगुली के समान निकलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पदाम कहते हैं। ठीक है, अर्थात कृत्रिम पाव कहते हैं। क्या कहते हैं, कृत्रिम पाव कहते हैं, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। ठीक है, अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। अब इसे भोजन का आभास कर होता है तो ये खाद्य कण के चारों ओर पदाम विकसित करके उसे निगल लेता है। उसके बाद क्या करता है, ये निकल लेता है, खाद्य पदार्थ उसे उसकी खाद्य धनी में फंस जाते हैं। देखिए जो अमीबा होते हैं वो कैसे अपना भोजन बनाते हैं, तो जो अमीबा होते हैं वो अपने शरीर के किसी एक भाग को तोड़ेगा और शरीर के किसी एक भाग को तोड़ के वहां से अपना भोजन को लेगा और वहां से अपने भोजन को लेगा और लेने के बाद क्या करते हैं, वो अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। यानी कि अमीबा जो होता है अपने शरीर के किसी एक भाग को काट देगा और वहां से काट के उसको निकाल के वहां से भोजन को घुसाएगा, अपने अंदर लेगा, ग्रहण करेगा और पाचन की शक्ति से माध्यम से क्या करेगा, अपने अंदर पचा लेगा। ठीक है, देखिए उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे, जैसे देखिए ये क्या है, ये हमारा अमीबा है। क्या है, ये हमारा अमीबा है। ठीक है, ये उसमें अमीबा में एक केंद्रक पाया जाता है। क्या बताया, एक केंद्रक होता है। ठीक है, और ये पदाम है। ठीक है, ये क्या है, पदाम। उसके बाद खाद्य कणिका है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या है, खाद्य धनिया है, जो खाद्य धनिया होता है, धानिया होता है। ठीक है, खाद्य धान्य। उसके बाद है वैक्षेपित अपशिष्ट। ठीक है, यानी कवक के माध्यम से, सॉरी केंद्रक है, ये सब क्या है, ये पूरा अमीबा है। क्या ये हमारा अमीबा है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं खाद्य धान्य में ही पाचन रस स्रावित होता है। अब कोई बोले कि अमीबा में कहाँ पाचन रस का स्रावित होता है, तो कहाँ होता है, तो वो हमारे धान्य में होता है, खाद्य धान्य में होता है। ये खाद्य धान्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थ में बदल देता है। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाते हैं और जो पचा हुआ खाद्य होता है क्या होते हैं, वो धीरे धीरे अवशोषित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव एवं गुणन के लिए उपयोगी किए जाते हैं। बिना पचा अपशिष्ट खाद्य धान्य द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों के समान है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थ में परिवर्तित किए जाते हैं एवं ऊर्जा मुक्त होती है। अगल बगल अध्याय में आप आंत्र द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थ का शरीर के अन्य भागों में हस्तांतरण के विषय में देखेंगे। तो अब देख ले कि जो अमीबा होते हैं क्या होते हैं, अपने किसी शरीर के एक भाग को तोड़ेगा, काटेगा, वहां से भोजन को ग्रहण करेगा और अपने भोजन को ग्रहण करके उसको पचा लेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा चैप्टर 2 है। ये हमारा चैप्टर 2 खत्म हुआ। ठीक है, हम कौन कौन से टॉपिक पर, टॉपिक का यहाँ पे नाम दिया है देख लीजिए, इसको जूम कर लेते हैं।
देखिए, हम टॉपिक के नाम पढ़े हैं, अवशोषण क्या है, ठीक है, प्रमुख शब्द जो है इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अमीनो अम्ल क्या है, स्वांगीकरण क्या है, पीतरस क्या है, मुख गोइका क्या है, रत्नक क्या है, सेल्यूलोज क्या पाचक, हम सब एक एक को आपको ऊपर बता दिए। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो आप मेरे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं हर एक आपके डाउट्स को, हर एक आपके क्वेश्चन को रिप्लाई दूंगी, ठीक है। उसके बाद निष्कासन, वसाम्ल क्या है, खाद्यानि क्या है, पिताशय क्या है, कृतक क्या है, अंतर्ग्रहण क्या है, यकृत क्या है, च्वर्णक क्या है, ग्रसिका क्या है, अग्रच्वर्णक क्या है, उसके बाद पदाम क्या है, रुमेन क्या है, रुमिनैन क्या है, लाल ग्रंथि क्या है, धीरे। आपको बता दें कि जो दांत होते हैं 4 प्रकार से होते हैं, च्वर्णक, अग्रच्वर्णक, वेदनक, कर्तनक, ठीक है। ये हमारे दांत के प्रकार होते हैं, ठीक है। अगर आपको इससे भी शॉर्ट्स चाहिए, आपको अगर आपको लग रहा है कि लॉन्ग वीडियो है, इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है मुझे, तो अगर इंटरेस्ट तो आपको जाहिर से आएगा, ठीक है, मेरे क्लास से जुड़िए। अगर आपको फिर भी शॉर्ट्स चाहिए तो मैं पीडीएफ नोट्स बेसिस पे आपको पढ़ा सकती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।